गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 11 विषय सांख्यिकी, जिसमें चैप्टर 1 माहिती का एकत्रीकरण, जिसमें आज हम प्राथमिक और गौण सूचना के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्राथमिक सूचना किसी भी अधिकृत संस्था या संशोधकों द्वारा सर्वप्रथम बार शुद्ध व मौलिक स्वरूप में सूचना एकत्रित की गई हो तो ऐसी सूचना को प्राथमिक सूचना कहते हैं। प्राथमिक सूचना किसे कहते हैं? किसी भी संस्था या संशोधक के द्वारा जो सूचना प्रथम बार में ही प्राप्त की जाती है और जो अपने मौलिक स्वरूप में हो, उसे प्राथमिक सूचना कहते हैं। जैसे कि NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एकत्रित की गई सूचना भारत की जनसंख्या गणना सूचना तथा भारत के रजिस्ट्रार ऑफिस न्यू दिल्ली द्वारा भारत में मृत्यु दर व जन्म दर से संबंधित प्रकाशित सूचना को हम प्राथमिक सूचना कहते हैं, जो सर्वप्रथम बार एकत्रित करने में आती है। अब है गौण सूचना। जब कोई संस्थान या अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित की गई सूचना का उपयोग हो तो ऐसी सूचना का उपयोग करने वाली संस्था या अनुसंधानकर्ता के लिए गौण सूचना बन जाती है। गौण सूचना किसे कहते हैं? जब कोई संस्था या अनुसंधानकर्ता द्वारा जो सूचना एकत्रित की गई हो और वह सूचना का जो उपयोग करने वाली संस्था या अनुसंधान होता है, उसके लिए वो सूचना गौण सूचना बन जाती है, जो किसी और के द्वारा प्राप्त की जाती है। उदाहरण के रूप में भारत की रजिस्ट्रार ऑफिस न्यू दिल्ली द्वारा एकत्रित की गई भारत के मृत्यु दर व जन्म दर से संबंधित सूचना फिर से UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा UN में प्रकाशित किया जाता है, जो न्यू दिल्ली द्वारा एकत्रित की गई सूचना है। यहाँ UNO के लिए यह सूचना गौण सूचना कहलाएगी। किसी संस्थान द्वारा गुजरात की कुछ औद्योगिक संस्थाओं से संबंधित सूचना एकत्रित की जाती है। इस एकत्रित सूचना का उपयोग बाद में संशोधनकर्ता छात्रों द्वारा आंकड़ाकीय विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है, तो संशोधनकर्ता छात्रों के लिए उपयोग में ली गई यह सूचना गौण सूचना बन जाएगी। अब है प्राथमिक एवं गौण सूचना के बीच का अंतर। पहला, प्राथमिक सूचना यह प्रथम बार एकत्रित की गई मौलिक सूचना है। जो प्राथमिक सूचना है वह प्रथम बार ही एकत्रित की गई मौलिक सूचना होती है, वह अपने मौलिक स्वरूप में होती है, जबकि गौण सूचना यह मौलिक सूचना नहीं है, परंतु एकत्रित की गई सूचना अन्य द्वारा पुनः उपयोग में ली गई सूचना होती है, जो किसी अन्य के द्वारा एक बार उपयोग में ली गई है। दूसरा, प्राथमिक सूचना जांच अधीन इकाई पर से एकत्रित की जाती है। जो प्राथमिक सूचना होती है वो जांच अधीन, जिसकी जांच हो सके, ऐसी इकाई पर से एकत्रित की जाती है, जबकि गौण सूचना यह प्राथमिक सूचना आधारित ली जाती है। प्राथमिक सूचना के आधार पर गौण सूचना ली जाती है। तीसरा, प्राथमिक सूचना सामान्य रूप से उसके मूल स्वरूप में होती है। जो प्राथमिक सूचना होती है वह अपने मूल स्वरूप में होती है, उसमें कोई फेरफार नहीं होता है, जिससे उसका वर्गीकरण व कोष्ठक रचना स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, उसमें परिवर्तन करना होता है। जबकि
गौण सूचना सामान्य रूप से पहले से ही वर्गीकरण एवं कोष्ठक रचना युक्त हो सकती है। चौथा, प्राथमिक सूचना एकत्रित करने हेतु बड़े प्रमाण में खर्च, समय एवं शक्ति की आवश्यकता होती है। जो प्राथमिक सूचना होती है उसे एकत्रित करने में बड़े प्रमाण में खर्च, समय और अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, जबकि गौण सूचना की प्राप्ति हेतु खर्च, समय एवं शक्ति की आवश्यकता तुलनात्मक रूप से कम होती है। पांचवा, प्राथमिक सूचना सामान्य रूप से विश्वसनीय होती है। प्राथमिक सूचना पर हम विश्वास कर सकते हैं, जबकि गौण सूचना अन्य व्यक्तियों द्वारा उनके अपने हेतु के लिए उपयोग में लिए जाने के कारण उपयोगकर्ता के उद्देश्य के अनुसंधान में यह विश्वसनीय न हो, ऐसा भी हो सकता है। अब है प्राथमिक सूचना एकत्रित करने की पद्धतियाँ कि हम प्राथमिक सूचना किस किस पद्धति से एकत्रित कर सकते हैं। प्राथमिक सूचना एकत्रित करने हेतु विविध पद्धतियाँ प्रचलित हैं। सामान्य रूप से प्रत्यक्ष जांच, अप्रत्यक्ष जांच, टेलीफोन अथवा ईमेल द्वारा जांच, प्रश्नावली की पद्धति, स्थानिक रिपोर्टर द्वारा जांच जैसी पद्धतियाँ प्राथमिक सूचना एकत्रित करने हेतु उपयोग में ली जा सकती है। प्राथमिक सूचना एकत्रित करने के लिए निम्नलिखित 3 पद्धतियों का अध्ययन हम यहाँ करेंगे, जिसमें पहला प्रत्यक्ष जांच। सबसे पहले अर्थ, इस पद्धति में संशोधक स्वयं अथवा उसके द्वारा नियुक्त गणक जांच के स्थान की सीधी मुलाकात लेता है और आवश्यक सूचना प्राप्त करता है। प्रत्यक्ष जांच में क्या होता है? इस पद्धति में जो संशोधक होता है वह स्वयं जिस स्थान की उसे मुलाकात लेनी है वहाँ पर वह स्वयं जाकर मुलाकात लेता है और आवश्यक सूचना प्राप्त करता है। उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति अहमदाबाद जिला के साणंद तालुका के किसानों की परिस्थिति के विषय में सूचना एकत्रित करने हेतु स्वयं जाकर साणंद तालुका में जाकर वहां के किसानों का सीधा संपर्क करके उनकी परिस्थिति विषयक सूचना एकत्रित करे तो इस प्रवृत्ति द्वारा एकत्रित की गई सूचना को प्रत्यक्ष जांच द्वारा प्राप्त की गई सूचना कहलाएगी, क्योंकि इसमें संशोधक स्वयं जाकर उस स्थान की मुलाकात लेकर वह प्रत्यक्ष जांच करता है। उसी तरह अहमदाबाद शहर की म्यूनिसिपालिटी की पाठशाला में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संबंधी सूचना प्राप्त करके म्यूनिसिपालिटी की पाठशाला में जाकर वहां विद्यार्थियों का सीधा संपर्क करके उनके स्वास्थ्य विषयक प्रश्नों को पूछकर आवश्यक सूचना एकत्रित करे तो उसे प्रत्यक्ष जांच कहा जाएगा। अब है प्रत्यक्ष जांच के गुण, इसके लाभ क्या क्या है। इस पद्धति से सही व विश्वसनीय सूचना मिल सकती है। प्रत्यक्ष जांच से क्या होता है, जो हमें सूचना प्राप्त होती है वह सही और विश्वास के पात्र होती है। दूसरा, सूचनादाता के साथ प्रत्यक्ष मुलाकात के कारण यदि सूचनादाता को कोई प्रश्न, संशय या उलझन हो तो गणक उसका योग्य स्पष्टीकरण करके उसका हल ला सकता है। तीसरा, व्यक्तिगत जांच के समय गणक द्वारा कितनी बार सूचनादाता से पूरक सूचना मिल जाती है, जो परिमाणों का अध्ययन करते समय उपयोगी सिद्ध होती है। चौथा, जब जांच का क्षेत्र मर्यादित हो तब यह पद्धति अधिक सटीक बनती है। मर्यादित क्षेत्र में यह पद्धति अधिक महत्वपूर्ण बनती है। पांचवा, कई बार सूचनादाता कुछ प्रकार की सूचनाएं देने में संकोच का अनुभव करता है। ऐसे समय में गणक ऐसी सूचना
देने वाले से पूरक प्रश्न पूछकर तथा दी गई सूचना का दुरुपयोग नहीं होगा ऐसा आश्वासन देकर सूचना सक्षम रूप से प्राप्त कर सकता है। इसके दोष, इसकी मर्यादा क्या क्या है? जहाँ जांच का क्षेत्र विशाल व विस्तृत हो तब इस पद्धति में अधिक समय लगता है एवं अधिक गणकों की आवश्यकता भी पड़ती है। जहाँ जांच का क्षेत्र विशाल हो वहाँ पर यह पद्धति अयोग्य साबित होती है। यह पद्धति अधिक खर्चीली है। तीसरा, यदि गणक सुप्रशिक्षित न हो तो उनके द्वारा प्राप्त की गई सूचना की विश्वसनीयता घटती है।